हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक शुभेंदु में। तो होपफुली आप लोगों ने मैच देखा होगा। फाइनली इंडिया को जो कि जीत मिली है और सुपर फोर में एंट्री मिल चुकी है। हालांकि अगर मैच बरसात की वजह से ड्रॉ भी हो जाता तब भी इंडियन टीम जो कि वो क्वालिफाई कर जाते, क्योंकि 2 पॉइंट्स हो जाते दोनों ही मैचेस को मिला के। बट एक अफसोस ज़रूर रह जाता कि हमारी टीम ने एक तरीके से एक भी मैच ना जीत के सुपर फोर में एंट्री किया है। और साथ ही सही तरीके से प्रैक्टिस भी नहीं मिली है, क्योंकि पाकिस्तान वाला मैच में अगर आप देखो गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। और इस मैच में अगर आप देखो बैटिंग का अगर मौका नहीं मिलता तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक तरह से अनफॉर्चुनेट रहते। बट रेन के चलते अगर आप देखो थोड़ा सा मैच जो कि छोटा गेम हो गया ज़रूर। डीएलएस मेथड भी अप्लाई हुआ, लेकिन फाइनली इंडियन टीम ने मैच जीत लिया है और बहुत एक तरह से कंफर्टेबली विक्ट्री कहेंगे। जहाँ तक रन चेज की बात है, 231 रन का एक तरह से टारगेट मिला था टीम इंडिया को नेपाल की तरफ से 50 ओवर में। बट क्योंकि अगर आप देखो 2.1 ओवर ही हुए थे जहाँ पे बरसात आती है, और उसके बाद काफ़ी समय तक एक तरह से गेम रुकता है। और उसके बाद हालांकि अगर आप देखो ग्राउंड्समैन ने बहुत ही एक तरह से एफर्ट डाला है, और शायद ये जो रिजल्ट पॉसिबल हो सका है उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ ग्राउंड्समैन के भी है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने थ्रू आउट एशिया कप देखो, खासकर इंडिया के मैचेस से जहाँ पे बरसात हुए हैं वहाँ पे बहुत एक तरह से एफर्ट डाला है, कोशिश की है मैच निकाल सके। पाकिस्तान वाला मैच जो कि एक तरह से फेलियर रहा, क्योंकि उसमें देखो लगातार बरसात होती रही, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो टाइम नहीं मिली कि एक तरह से वो ग्राउंड को रेडी कर पाए। बट यहाँ पर आप देखो एक सर्टन पीरियड में बरसात होने के बाद वो कंप्लीट एक तरह से बरसात बंद हो गई थी, और उसी के चलते अगर आप देखो ग्राउंड्स वो एक तरह से रेडी कर पाए, और मैच जो कि वो 10-15 को रिज्यूम हो गया। और वहाँ पर आप देखो जो टारगेट था वो रिवाइज हो चुका था। 50 ओवर में 231 के बदले इंडियन टीम को 23 ओवर में 145 रन चेस करने थे। हालांकि आप ये तो बोलो कि रन तो नेपाल ने उतने सारे बनाए नहीं थे, तो डीएलएस मेथड के थ्रू इंडिया को एक तरीके से ज़्यादा टोटल मिल रहा है। बट आई थिंक ये एक तरीके से उस टेक्निक का हिस्सा है कि आप देखोगे कि अक्सर यही होता है कि ओवर्स जो कि वो ज़्यादा घट जाते हैं, बट रन जो कि वो कम ही एक तरह से घटते हैं। बट एक जो फ़ायदा होता है कि डीएलएस मेथड के थ्रू जब एक तरह से मैच छोटा हो जाता है, कि विकेट उस हिसाब से आपके कम नहीं होते हैं, पूरे के पूरे 10 विकेट आपको अवेलेबल होते हैं। चाहे वो ओडीआई मैच हो जहाँ पे एक तरह से कम 20 ओवर का एक तरह से मैच रखा जाता है, दूसरी तरफ अगर T20 का मैच हो तब भी 5 ओवर का एक तरह से टारगेट रखा जाता है कम से कम। और वहाँ पर आप देखो सारे के सारे विकेट जो कि अवेलेबल रहते हैं, और टीम को एक तरह से ये भी फायदा मिलता है कि वो जो मैच है अब T20 मोड में एक्टिवेट हो जाता है, कि उसको आप एज ए वनडे मैच नहीं देखते हो, आज T20 मैच ही खेलते हो। तो ऐसे में आप देखो ये जो प्लेयर है T20 खेलने में माहिर है, तो उनके लिए एक तरह से ईजियर ही होता है। तो खैर इंडिया को बहुत ज़्यादा एक तरह से परेशानी नहीं हुई। हाँ, जिस तरह से स्टार्ट हुआ था आई थिंक पहला ही ओवर देख के थोड़ा सा घबराहट हो गया था, क्योंकि वहाँ पर अब देखो नेपाल के जो तेज गेंदबाज थे करण केशी, वो ऐसा बॉल डाल रहे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे टीम सऊदीया नसीम शाह के बॉल डाल रहे हैं। बॉल जिस तरह से स्विंग हो रहा था, पहला ही ओवर जो कि वो रोहित शर्मा के लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा था, और नई बॉल से गेंद एक तरह से हरकत भी कर रही थी। और नेपाल के जो तेज गेंदबाज थे उन्होंने अच्छी भी स्टार्ट की। हालांकि अगर आप देखो जब बरसात हुई उससे पहले अगर आप देखो 17 रन इंडिया ने बना लिए थे 2.1 ओवर में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 पॉइंट्स लेके एक तरह से सुपर फोर में एंट्री कर गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही बराबर पॉइंट के साथ 3 पॉइंट के साथ एंट्री किया है सुपर फोर में। और दोनों को एक तरह से एक बार फिर से भिड़ना है 10 तारीख को, एक और ब्लॉक बूस्टर मुकाबला होगा। उम्मीद करते हैं वहाँ पे बरसात ना हो और एक तरह से मैच जो कि अच्छे से कंडक्ट हो। कप्तान रोहित शर्मा 74 नॉट आउट रहे 59 बॉलों में। शुभमन गिल 67 पे नॉट आउट रहे 62 बॉलों में। दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, खासकर रोहित शर्मा की जिस तरह से उन्होंने अपनी स्किल्स दिखाई, जो 6 हिटिंग पावर है वो दिखाई। आई थिंक 5 छक्के मारे उन्होंने 6 चौके के साथ। तो बहुत एक तरह से एलिगेंट बैटिंग उन्होंने की। हर तरीके का जो उनका शॉट है, पुल शॉट हो, फ्लिक शॉट हो, स्लॉग स्वीप हो, सारे के सारे शॉट खेले और बहुत ही आराम से रन चेस किया। नेपाल ने काफ़ी सारे गेंदबाज ट्राई ज़रूर किए, बट उसमें से अगर आप देखो किसी ने भी विकेट नहीं ले पाए। इनिशियली ऐसा ही कहा कि करण केशी जो कि थे उनके थोड़े से अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, थोड़ा सा ट्रबल कर रहे थे दोनों ही बैट्समैन को, बट बाकी गेंदबाज उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। और जहाँ तक नेपाल क्रिकेट टीम की और उनके फैंस की बात करें, आई थिंक दे मस्ट बी फीलिंग प्राउड। मतलब जिस तरह से उन्होंने फाइट दिया है इंडियन टीम को, एटलीस्ट विद द बैट, क्योंकि अगर आप इंडियन टीम के अगेंस्ट 230 रन बना लो, जबकि आपने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ 100 रन के आसपास ऑल आउट होके आए थे, तो ऐसे में इंडिया जैसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट अगर आप 230 रन बना दो, आई थिंक वो एक तरह से बहुत अच्छा एफर्ट था। हालांकि उसमें अगर आप देखो इंडियन फील्डर्स, इंडियन गेंदबाजों ने भी उनकी मदद की। आई थिंक अगर पूरे मैच में देखे, आई थिंक 4-5 कैचेस छोड़े हैं, उसमें से पहले ही 2-3 ओवर में ही 3 कैचेस छोड़ दिए थे। आई थिंक बहुत ही इजी इजी कैचेस वहाँ पे देखो, श्रेयस ने छोड़ा, फिर विराट ने छोड़ा, फिर किशान ने भी एक इजी कैच छोड़ दिया। तो जो ड्रॉप कैचेस थे इनफैक्ट बहुत ही पैथेटिक फील्डिंग भी थी, मतलब ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत ही खराब थी। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान की फील्डिंग थी, कुछ इसी प्रकार की एक तरह से लाचार परफॉर्मेंस इंडियन फील्डर से भी था। और उसी के चलते अगर आप देखो नेपाल के बैट्समैन को थोड़ा सा वहाँ पे मदद भी मिल गया। हालांकि उनके जो बैट्समैन थे उनको भी एक तरह से देख के लगा कि बहुत अच्छा अप्लाई कर रहे हैं, खासकर तेज गेंदबाज के अगेंस्ट।
आई थिंक मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या, ये सब जब बॉलिंग कर रहे थे एक प्लान के तहत कि उनको बाउंसर लगाने की कोशिश कर रहे थे, गति के साथ बीट करने की। बट आई थिंक पेस को उन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया और एक दो पुल शॉट बहुत ही अच्छे जड़े, और इसको देख के लगा कि ऐसे थप्पड़ मार रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गेंदबाज, इतने हाई क्वालिटी गेंदबाज को इतने आराम से वो पुल शॉट मार रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, उसको देख के मज़ा आया। और वहीं पर आप देखो हमारे गेंदबाजों से भी एक तरह से डिसिप्लिन की एक तरह से कमी दिखी, कि थोड़ा सा कह सकते हैं बैग गए थे कि ईगो में, कि यार ये छोटी टीम है, इनके प्लेयर कैसे हमें इस तरह से मार सकते हैं। तो उसी वजह से अब जो उनका नॉर्मल प्लान होता है वहाँ से एक तरह से भटक गए थे। बट वहाँ पर आप देखो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, 230 रन ही बने। हाँ, अगर फुल गेम होता तो शायद थोड़ा बहुत चांस नेपाल का रहता कि अगर इनिशियली एक दो विकेट निकाल देते, क्योंकि बॉल सीम स्विंग हो रहा था। बट जैसे ही गेम जो कि छोटा हुआ डीएलएस मेथड के, तो नेपाल के चांसेस भी एक तरह से बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। और वही देखो उनकी जो बैटिंग है वहाँ पे देखो, कुशल भरतेल आई थिंक मुझे सबसे बेहतरीन वो लगे, जिस तरह से वो बॉल को टाइम कर रहे थे, खेल रहे थे पॉजिटिव इंटेंट के साथ, बहुत अच्छा दिखे। 38 रन किए हैं 25 बॉलों में, 152 के स्ट्राइक रेट से, 3 चौके और 2 छक्के मारे हैं। उनके साथ ही जो दूसरे ओपनर थे विकेट कीपर बैट्समैन आशिफ शेख, उन्होंने धीमी पारी ज़रूर खेली, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेली 58 की 97 बॉलों में। और इसके अलावा अब देखो उनके नीचे से भी परफॉर्मेंस आई है। गुलशन झा ने 23 किए हैं, दीपेंद्र सिंह ने 29 और सोमपाल कामी ने 48 किए हैं। तो अगर आप देखो ये जो 4-5 बैट्समैन थे, इनको अच्छे स्टार्ट मिले और इन्होंने अच्छे, अगर आप देखो 30-40 किए, जिसके चलते अगर आप देखो एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक नेपाल पहुंच पाई। हालांकि नेपाल के स्टैंडर्ड के हिसाब से और जिस बॉलिंग को वो खेल रहे थे उस हिसाब से बहुत अच्छा था, और आगे चलते हुए और भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। और इंडिया की तरफ से अगर बॉलिंग की बात करें, मतलब फील्डिंग ने तो बहुत ज़्यादा खराब किया ही था, बट बॉलिंग में भी आप देखो आई थिंक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आई, जहाँ पे स्पिनरों ने अच्छा किया। जडेजा स्पेशल अगर आप देखो 10 ओवर में उन्होंने 40 रन देके 3 आउट किया है। कुलदीप वॉज इकोनॉमिकल, 10 में 34 रन दिया है, 2 मेडन भी डाले हैं बट विकेट नहीं ले पाए। शमी एंड हार्दिक ने भी बहुत अच्छी स्पेल डाली है। शमी ने 7 ओवर में 29 रन देके 1 आउट किया, जबकि हार्दिक ने 8 में 34 देके 1 आउट किया है। हार्दिक ने तो 3 ओवर मेडन ही डाले हैं। बट वहीं पर आप देखो सिराज और शार्दुल थोड़े से महंगे साबित ज़रूर हुए हैं, खासकर सिराज अगर आप देखो 9.2 ओवर में 1 मेडन डाला है, 61 रन कंसीड किए हैं, हालांकि 3 विकेट भी लिया है। बट वहीं पर लगा थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा एक तरह से हार्ड लेंथ पे बाउंसर की एक तरह से ट्राई कर रहे थे, बट वहाँ पे वो एक तरीके से पिटाई उनकी हो गई। और शार्दुल ठाकुर ने 4 ही ओवर किए हैं, बहुत ज़्यादा बॉलिंग की नहीं है, 26 रन देके 1 आउट किया है। और ये देखिए कि जो पहला विकेट था वही शार्दुल ठाकुर ने लिया था, क्योंकि पहले ही 2-3 ओवर में 2-3 कैचे छूट गए थे और विकेट मिल नहीं रही थी। बट द मोमेंट शार्दुल ठाकुर आते हैं, वो एक तरह से पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, और उनके साथ भी एक तरीके से आप वो चीज़ एसोसिएट करोगे कि गोल्डन आवर में जब भी आते हैं आई थिंक एक आधा विकेट लेके ही देते हैं। तो ये ओवरऑल आप देखो इंडिया की आज परफॉर्मेंस थी विद द बैट विद द बॉल। टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखो दोनों ही मैच के बाद उतना आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि आप देखो दोनों ही गेम एक तरह से मतलब 100% कंप्लीट नहीं हुए हैं। एक तो ड्रॉ हुआ है, दूसरी तरफ आप देखो आप कंप्लीट एफर्ट भी देखने को नहीं मिला है, चाहे वो विद द बैट हो विद द बॉल हो। क्योंकि आप देखो कि आज हालांकि आप 10 विकेट से जीते जरूर हो, लेकिन आपको भी पता है कि आप नेपाल के अगेंस्ट खेल रहे थे। असली टेस्ट जो कि आपका पाकिस्तान के अगेंस्ट था, जहाँ पर आप देखो ईशान और हार्दिक को छोड़ दे किसी ने भी उस हिसाब से कॉन्फिडेंस नहीं दिया था। बाकी पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको बॉलिंग नहीं मिली, और यहाँ पर आप देखो नेपाल के अगेंस्ट ठीक है, नेपाल के बल्लेबाजों ने आई थिंक ठीक ठाक बैटिंग की, उन्होंने अपने आप को अप्लाई ज़रूर किया। बट आपके जो बॉलर्स थे उनको और बेहतर करना चाहिए था, बेहतर प्लानिंग के साथ आना चाहिए था। और खासकर जो फील्डिंग थी, बाद में कप्तान ने वो चीज़ के बारे में कहा है कि हम बिलो पार थे विद द फील्ड, तो उसको बेहतर करना चाहोगे, क्योंकि आप सुपर 4 में आप जब एंट्री ले लोगे तो उसमें पाकिस्तान के साथ खेलोगे पहला ही मैच। और पाकिस्तान का भी आपको पता है कि अभी रिसेंटली वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीत के आ रहे हैं। जो नेपाल वाला गेम था बहुत ही इजीली उन्होंने जीता था, और आपके अगेंस्ट भी अगर आप देखो उन्होंने शायद अगर वो बीच का पार्ट छोड़ दे ज़्यादातर मोमेंट पर अच्छी ही बॉलिंग की थी। तो अभी कॉन्फिडेंस टीम है और साथ ही टीम अच्छा भी कर रही है, तो उतना आई थिंक आपके लिए आसान नहीं होगा 10 तारीख को। और आई थिंक ठीक है आप यहाँ पे ज़रूर एक तरह से 10 विकेट से जीते हो, बट द मोमेंट वहाँ पे अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी सामने होंगे, नसीम शाह सामने होंगे आपके, शुभमन गिल और रोहित शर्मा के सामने, तो आप एक बार फिर से चाहोगे कि वो अच्छा करे, बट उतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ इनके लिए ये है कि ये जो रन उन्होंने बनाए हैं आज, कहीं ना कहीं वो एक तरह से कॉन्फिडेंस ज़रूर देगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो थोड़ा सा गैप है, क्योंकि 4 तारीख के बाद आपको सीधा खेलना है 10 तारीख से, तो यानी कि 5-6 दिन का वहाँ पे गैप है। तो देखना पड़ेगा इंडियन टीम किस तरह से वहाँ पे तैयारी कर रही है। बाकी कुछ मेजर अपडेट्स भी हैं, केएल राहुल भी टीम के साथ जुड़ रहे हैं, वो आज जुड़ जाएंगे। एनसीए से उनको एक तरह से फिटनेस टेस्ट में क्लियरेंस मिल चुकी है, और क्योंकि वो टीम का हिस्सा थे 17 मेंबर के स्क्वाड का, तो वो एक तरह से वो अवेलेबल हो जाएंगे। और ऐसे में सिलेक्शन हेडेक जो कि कप्तान और कोच के लिए रहेगा। और बाकी जो सबसे बड़ी अपडेट ये है वो एशिया कप के वेन्यूज़ को लेके,
और क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है इसके ऊपर, आप देख सकते हो कि क्योंकि कोलंबो में इस समय अगर आप देखो सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, मतलब पहले किले से भी ज़्यादा ख़राब कोलंबो में है। और वहाँ पे क्योंकि सुपर 4 के आपके ऑलमोस्ट अगर आप देखो एक मैच के छोड़ के सारे मैचेस होने वाले हैं और फाइनल मैच भी वहाँ पे होने वाला है, तो वो एक तरह से ट्रिकी सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मैचेस जो कि बरसात की वजह से अफेक्टेड हुए हैं। एक मैच ड्रॉ भी हुआ है, तो ऐसे में आप नहीं चाहोगे कि सुपर 4 के जो मैचेस है वहाँ पे एक तरह से ट्रबल में आए। उसी के चलते अगर आप देखो वहाँ पे वेन्यू एक तरह से शिफ्ट करने की एक तरह से कोशिश की जा रही थी, और वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हम्बन टोटा जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला मैच होस्ट किया था, आई थिंक पहले 2 मैचेस जो सीरीज़ के थे वहीं पे एक तरह से कंडक्ट होगा। तो 10 तारीख वाला जो मैच है इंडिया पाकिस्तान का मोस्ट लाइकली वहीं पे होगा। तो पाकिस्तान क्योंकि वहाँ पे खेल के आई है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके लिए एडवांटेज ज़रूर होगा। बट लेट्स सी क्या होता है। बाकी इंडियन टीम को एक तरह से थोड़ा सा गैप मिला है, तो बेहतर प्रिपेयर करें और अगेन इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए एक तरह से तैयार हो। और इस बार उम्मीद करेंगे कि टॉप ऑर्डर से भी रन आए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ईशान और हार्दिक ने अच्छा किया था। तो अगर टॉप ऑर्डर से एक अच्छी शुरुआत मिल जाती है, तो फिर आई थिंक पाकिस्तान के गेंदबाजों का भी थोड़ा सा टेस्टिंग हो जाएगा कि वो एक तरह से किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। सपोज़ कि आपने तो 66 पे 4 पे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर दी, हालांकि वहाँ से भी अगर आप देखो 266 ले गए, बट द मोमेंट आप देखो कि 100 पे 0 विकेट होगा या फिर 100 पे 1 या 2 आउट होगा, उस सिचुएशन से किस तरह से बॉलिंग करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आई थिंक 10 तारीख का इंतजार करिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने मैच देखा होगा और बहुत एक तरह से इंटरेस्टिंग आपको मैच लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले, वो लोग भी शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम जो कि ये क्या सेकेंड राउंड में पाकिस्तान को हरा सकती है कि नहीं, या फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान के पेसर एक बार फिर से हम पे भारी पड़ेंगे? उसके बारे में अपना राय रखिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।